हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम जुनून मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ओबरॉय मैंसन के उस आलीशान और विशाल पेंट हाउस के गेस्ट रूम का भारी दरवाजा जैसे ही अंदर से बंद हुआ, पूरे कमरे में घोर अंधेरे के साथ साथ एक डरावना सन्नाटा पसर गया। क्लिक की वह छोटी सी आवाज रावी मेरा के लिए इस सोने के पिंजरे से अपनी आज़ादी का एक अस्थायी ऐलान थी। वह बहुत ही थके और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और सीधे उस बर्फ जैसी ठंडी संगमरमर की फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ गई। हथकड़ी भले ही खुल चुकी थी, लेकिन उसकी कलाइयों पर पड़े वो गहरे नीले काले निशान अभी भी रह रहकर एक असहनीय जलन और दर्द पैदा कर रहे थे, जिनमें से हल्का हल्का खून अभी भी रिस रहा था। रावी ने अपने दोनों जख्मी हाथों को अपनी छाती से सटा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोर से गर्म आंसुओं का सैलाब एक बार फिर बह निकला और उसके सूखे हुए होठों पर जाकर थम गया। कल दोपहर से लेकर अब तक उसने पानी की एक बूंद भी अपने गले से नीचे नहीं उतारी थी, जिसके कारण उसका गला अंदर से सूख चुका था और भूख प्यास के कारण उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी हो रही थी। लेकिन उसका सोया हुआ स्वाभिमान अभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी बनकर उसे सीधा रखे हुआ था। वह ओबरॉय मैंसन की इस रसीली और दिखावे की दुनिया से नफरत कर रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटेगी, वह इस मैंसन की धूल अपने पैरों से झाड़कर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाएगी और अपने पापा के पास अस्पताल पहुंच जाएगी। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि इस बंद कमरे के ठीक बाहर का सन्नाटा किसी बहुत बड़े खौफनाक तूफान के आने से पहले का था। पेंट हाउस के ठीक बाहर बने आलीशान कॉरिडोर की मध्यम पीली रोशनी में विक्रांत सिंह ओबरॉय किसी जख्मी शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसका वह देश का नंबर 1 पॉप स्टार होने का घमंड, वो करोड़ों फैंस की चकाचौंध और ओबरॉय खानदान के इकलौते वारिस होने का गुरूर इस वक्त पूरी तरह से चकनाचूर होकर हवा में बिखर चुका था। उसके दिमाग में बार बार रावी की कही हुई वो कड़वी बातें गूंज रही थी। आप दिल से इस दुनिया के सबसे गरीब, लाचार और बीमार इंसान है मिस्टर ओबरॉय। आपके पास कागज के करोड़ों रुपए जरूर होंगे, लेकिन एक सच्चा दिल और किसी पर भरोसा करने की काबिलियत आपके पास कभी नहीं हो सकती। विक्रांत ने गुस्से और आत्मग्लानि में आकर अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। उसे अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार खुद से इतनी भयंकर नफरत महसूस हो रही थी। उसने एक ऐसी मासूम लड़की को मुजरिम समझा, उसे पुलिस स्टेशन की काल कोठरी में बंद करवाया, उसकी नौकरी छीनी और उसे अपने ही घर में एक कैदी की तरह प्रताड़ित किया, जिसमें सचमुच उस रात अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उस भारी झूमर के नीचे से धक्का देकर बचाया था। विक्रांत ने भारी और लड़खड़ाते कदमों से रावी के बंद कमरे की तरफ रुख किया। उसके हाथ में इस वक्त एक चांदी की ट्रे थी, जिसमें उसने खुद अपने हाथों से एक गिलास गर्म दूध, कुछ दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट रख रखी थी। उसने रावी के कमरे के दरवाजे के ठीक सामने जाकर अपने कदम रोक लिए। उसका वो हाथ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और गुंडों के सामने कभी नहीं कांपता था, आज रावी के दरवाजे पर नॉक करने के लिए बुरी तरह से कांप रहा था। उसने 2 बार बहुत ही धीमे से दरवाजे पर दस्तक दी। रावी, रावी, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और तुम्हारा मुझसे नफरत करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन प्लीज़ यह दरवाज़ा खोलो। तुम्हारे हाथों में चोट लगी है, वहाँ मलहम लगाना ज़रूरी है और तुमने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा दूध पी लो। कमरे के अंदर फर्श पर बैठी रावी ने विक्रांत की वो रूंधी हुई और कांपती आवाज़ साफ सुनी, लेकिन उसके दिल के अंदर विक्रांत के लिए जो नफरत की दीवार खड़ी थी, वह इन नकली आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा भी नहीं और अपनी ठंडी आवाज़ में अंदर से ही जवाब दिया, मिस्टर विक्रांत सिंह ओबरॉय, मैंने आपसे नीचे ही कह दिया था कि मुझे आपकी इस महंगी दवाइयों या आपकी इस आलीशान घर के पानी की एक बूंद की भी जरूरत नहीं है। आपकी ये दवाइयाँ मेरे चरित्र पर लगे उस घिनौने दाग को साफ नहीं कर सकती जो आपने पूरी दुनिया के सामने मुझ पर लगाया है। चले जाइए यहाँ से और मुझे सुबह होने तक अकेले छोड़ दीजिए। विक्रांत रावी का यह सख्त और बेबाक जवाब सुनकर दरवाजे के ठीक ही बाहर ही ठिठक कर रह गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा रावी से मिन्नत कर सके। उसने बहुत ही हताश होकर उस चांदी की ट्रे को दरवाजे के ठीक बगल में फर्श पर रख दिया
वह अपने बेडरूम में वापस नहीं गया। उसका जमीर उसे आराम से बेड पर लेटने की इजाजत नहीं दे रहा था। वह उसी ठंडे कॉरिडोर के फर्श पर रावी के बंद दरवाजे के सहारे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी रात उस बंद दरवाजे के बाहर एक सच्चे पहरादार की तरह बैठा रहा, मानो वह रावी के स्वाभिमान की रक्षा खुद अपने साय से कर रहा हो। रात का सन्नाटा अब बहुत गहरा हो चुका था। घड़ी की सुइयां रात के करीब 3:45 का समय दिखा रही थी। पूरे ओबरॉय मेंशन में घोर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कॉरिडोर के लैंप्स मध्यम रोशनी दे रहे थे। रावी कमरे के अंदर फर्श पर बैठे बैठे कमजोरी के कारण दीवार के सहारे सो चुकी थी और विक्रांत बाहर दरवाजे के पास बैठा लगातार अपनी खुली आंखों से छत को ताक रहा था। तभी अचानक पूरे मेंशन की खामोशी को चीरती हुई समीर के पर्सनल फोन पर एक बहुत ही तेज और घबराई हुई रिंग बजी। समीर उस वक्त नीचे लिविंग रूम के सोफे पर ही लेटा हुआ था। उसने जैसे ही फोन उठाया और दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से खिसक गई। वह बदहवास हालत में सीढ़ियां लांघता हुआ पागलों की तरह ऊपर पेंट हाउस की तरफ भागा। उसके जूतों की भारी आवाज कॉरिडोर में गूंजी, जिससे विक्रांत झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सर, सर, बहुत अनर्थ हो गया, समीर ने हांफते हुए चिल्लाकर कहा। उसका पूरा चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ चुका था। क्या बात है समीर, इतनी रात को इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या पुलिस की तरफ से कोई खबर आई है? विक्रांत ने आगे बढ़कर समीर के कंधे पकड़े। नहीं 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 सर, पुलिस नहीं। अभी अभी सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी विंग से चीफ कार्डियोलॉजिस्ट का सीधा फोन आया है। मिस रावी के पापा राकेश मेहरा जी, उनका ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिल पूरी तरह से धड़कना बंद हो चुका है। डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया है। समीर ने रोते हुए यह खौफनाक खबर विक्रांत के सामने रख दी। क्या? विक्रांत का दिमाग यह सुनते ही पूरी तरह से सन्न हो गया। उसके हाथ से वो फर्स्ट एड किट छूटकर फर्श पर गिर गई। उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की पूरी जमीन धंस चुकी है। उसने जो रात को घमंड में आकर राकेश जी का वीआईपी इंजेक्शन रोका था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूनी गुनाह बन चुका था। ठीक उसी सेकंड रावी के कमरे का दरवाजा एक बहुत बड़े झटके के साथ खुला। रावी ने अंदर से समीर की वो चिल्लाने वाली आवाज साफ सुन ली थी। उसका चेहरा इस वक्त किसी लाश की तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गई। समीर सर, आपने आपने अभी क्या कहा? मेरे पापा को क्या हुआ है? प्लीज कह दीजिए कि यह झूठ है, मेरे पापा मर नहीं सकते। रावी दौड़ती हुई आई और उसने पागलों की तरह समीर के कोट को पकड़कर झकझोर दिया। उसकी आवाज उसके हलक में ही फंस रही थी। समीर ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वह रावी की आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था। रावी ने धीरे से अपना सिर घुमाया और विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत अपनी जगह पर एक बुत की तरह खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रांत के इस चेहरे को देखकर रावी को पूरा सच समझ आ गया। उसका पूरा वजूद एक ही पल में बिखर कर रह गया। नहीं, नहीं पापा। रावी के हलक से एक ऐसी दिल चीर देने वाली और खौफनाक चीख निकली जिसने पूरे ओबरॉय मैंसन की नींव को हिलाकर रख दिया। वह गुस्से और पागलपन की आखिरी हद पार कर चुकी थी। वह एक जंगली शेरनी की तरह विक्रांत की तरफ झपटी और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से विक्रांत के सीने पर पागलों की तरह वार करना शुरू कर दिया। तुमने तुमने मेरे पापा को मार डाला। तुम कातिल हो मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय। तुम्हारे इसी पैसों के घमंड ने, तुम्हारी इसी झूठी नफरत ने मेरे पापा की जान ली है। अगर तुमने मुझे उस कमरे में कैद नहीं किया होता, अगर तुमने मेरी बात पर एक बार भरोसा किया होता, तो मैं कल रात ही अस्पताल पहुंच जाती और अपने पापा को बचा लेती। तुम एक जानवर हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ तुमसे। रावी पूरी ताकत से विक्रांत के सीने पर हाथ मार रही थी। उसके फटे हुए ब्लेजर से उसकी छिली हुई कलाइयों का खून दोबारा विक्रांत की ब्लैक शर्ट पर लगने लगा। विक्रांत अपनी जगह पर अडिग खड़ा रावी के हर एक वार को सह रहा था। उसने रावी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। वह अंदर से पूरी तरह से मर चुका था। उसे लग रहा था कि रावी का एक एक शब्द बिल्कुल सच है। वह बिल्कुल राकेश जी का कातिल था। उसने रावी के दोनों कांपते हाथों को बहुत ही नरमी से पकड़ा। रावी, रावी, संभालो खुद को। हमें अभी इसी वक्त अस्पताल पहुंचना होगा। प्लीज मेरी गाड़ी में बैठो। समीर, गाड़ी निकालो तुरंत। रावी का पूरा शरीर कमजोर और सदमे के मारे ढीला पड़ चुका था। वह फर्श पर गिरने ही वाली थी कि विक्रांत ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रावी के पास अब विक्रांत को पीछे धकेलने की भी ताकत नहीं बची थी। वह विक्रांत के चौड़े सीने से सटकर पागलों की तरह रो रही थी। विक्रांत रावी को अपनी गोद में उठाए हुए पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे पोर्च की तरफ भागा। उसने रावी को
अपनी फरारी कार की पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को एक तूफानी रफ्तार में मैंसन के गेट से बाहर निकाल दिया। रात के सन्नाटे में कार के टायरों के चीखने की आवाज दूर तक गूंज रही थी और विक्रांत की आंखें आंसुओं से धुंधली होने के बावजूद सिर्फ अस्पताल के रास्ते को ढूंढ रही थी। सुबह के ठीक 4:30 बज रहे थे जब विक्रांत की फरारी सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने एक खतरनाक ब्रेक के साथ रुकी। रावी कार का दरवाजा खोलकर पागलों की तरह बाहर निकली और नंगे पैर अस्पताल के गलियारे की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पीछे विक्रांत और समीर भी भाग रहे थे। रावी जैसे ही तीसरी मंजिल के कार्डियक वार्ड के सामने पहुंची, उसने देखा कि उसकी मां सुमन मेहरा और छोटी बहन अंजलि फर्श पर बैठी हुई दीवार से सिर टकाकर जोर जोर से रो रही थी। वहां खड़े वार्ड बॉयज ने राकेश मेहरा की वीआईपी रूम के दरवाजे पर एक सफेद पर्दा खींच दिया था। पापा, रावी चिल्लाती हुई कमरे के अंदर घुसी। कमरे के अंदर घोर सन्नाटा था। बेड पर राकेश मेहरा लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर एक सफेद चादर आधी ढकी हुई थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिल की धड़कन दिखाने वाली लकीर थी वह पूरी तरह से सीधी हो चुकी थी और उसमें से एक लगातार लंबी बीप की आवाज आ रही थी। रावी ने आगे बढ़कर अपने पापा के चेहरे से उस सफेद चादर को झटके से हटाया। राकेश जी का चेहरा पूरी तरह से पीला और ठंडा पड़ चुका था। रावी उनके बेजान सीने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, देखिए आपकी रावी आ गई है। मैं ओबरॉय मेंसन से भागकर आपके पास आ गई हूँ पापा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, माँ अकेली हो जाएंगी। अंजलि रो रही है पापा, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कीजिए। रावी पागलों की तरह उनके ठंडे हाथों को चूम रही थी और उन्हें हिला रही थी। विक्रांत कमरे की चौखट पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल के अंदर एक ऐसा दर्द उठ रहा था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वह अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। तभी मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहता दो नर्सों के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक डिफाइब्रिलेटर, दिल को शॉक देने वाला मशीन के पैड्स थे। मिस रावी प्लीज साइड हो जाइए, हम एक आखिरी बार एडवांस्ड कार्डियक शॉक देख रहे हैं। हालांकि उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई रुके हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, डॉक्टर मेहता ने बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहा। नर्सों ने रावी को जबरदस्ती बेड से पीछे खींचा। रावी रोती हुई फर्श पर गिर गई। डॉक्टर ने मशीन का वोल्टेज बढ़ाया और राकेश जी के सीने पर वो दोनों हैवी पैड्स रख दिए। क्लियर, थर्ड। राकेश जी का पूरा शरीर बेड पर एक झटके के साथ ऊपर उठा और दोबारा नीचे गिर गया। मॉनिटर की स्क्रीन पर वो सीधी लकीर वैसे की वैसी ही रही। एक बार और वोल्टेज मैक्सिमम करो, डॉक्टर ने दोबारा चिल्लाकर कहा। क्लियर, थर्ड। राकेश जी का शरीर दूसरी बार हवा में उठा। रावी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के सामने अपनी हथेलियां फैला दी। भगवान, मेरे पापा को वापस ले आओ, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पापा को बचा लो। ठीक उसी माइक्रो सेकेंड उस सीधी लकीर वाले मॉनिटर पर अचानक एक छोटा सा उतार चढ़ाव हुआ। टुक 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 की एक बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज उठी। राकेश जी के दिल की धड़कन बहुत ही मध्यम रफ्तार से दोबारा स्क्रीन पर थिरकने लगी। मेरिकल, इट्स मेरिकल, इट्स अ मेरिकल। धड़कन वापस आ गई है। नर्स तुरंत कार्डियो बूस्टर का बैकअप डोज इंजेक्ट करो, डॉक्टर मेहता ने बहुत ही हड़बड़ाहट और खुशी के साथ चिल्लाकर कहा। रावी ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके पापा की सांसें वापस लौट आई थी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर अभी भी एक गहरी चिंता की लकीरें तनी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी मशीन को सेट किया और रावी की तरफ मुड़कर देखा। मिस रावी, भगवान ने आपकी सुन ली है। आपके पिता का दिल दोबारा धड़कने लगा है, लेकिन ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण उनका ब्रेन पूरी तरह से गहरे और लंबे कोमा में चला गया है। कोमा? रावी की आवाज़ एक बार फिर से अटक गई। हाँ मिस रावी, वे अब इस वेंटिलेटर मशीन के बिना एक सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते। उनका दिमाग पूरी तरह से सो चुका है। वे कब होश में आएंगे या कभी आएंगे भी या नहीं, यह इस वक्त कहना नामुमकिन है। उनके इस एडवांस कोमा का इलाज सिर्फ अमेरिका के कुछ चुनिंदा न्यूरोसर्जन ही कर सकते हैं, जिनके लिए हर महीने करोड़ों रुपयों के खर्च और एक बहुत बड़ी वीआईपी रसूख की जरूरत होगी। जब तक वे कोमा में हैं, उन्हें इसे लाइफ सपोर्ट पर रहना होगा, जिसका हर एक दिन का खर्च बहुत भारी है। डॉक्टर ने कड़वा सच रावी के सामने रख दिया। रावी अपने पापा के बेड के पास बैठ गई। उसने उनके हाथ को पकड़ा। उसके पापा जिंदा जरूर थे, लेकिन कोमा के उस गहरे अंधेरे में कैद हो चुके थे। वह समझ चुकी थी कि अपने पापा को दोबारा मुस्कुराते हुए देखने के लिए उसे अब एक बहुत बड़ी और खौफनाक जंग लड़नी होगी, जिसके लिए उसे अपनी तिजोरी नहीं, अपनी
बल्कि अपना पूरा वजूद दांव पर लगाना होगा। सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 405 के अंदर वेंटिलेटर मशीन की टू टू टुक टुक की आवाज इस घने सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। रावी मेहरा अपने पापा के बेड के पास घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने राकेश जी के ठंडे और बेजान हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच इस कदर भींच रखा था मानो अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो उसके पापा हमेशा के लिए कोमा के उस अंधेरे कुएं में खो जाएंगे। रावी की आंखों से आंसू का सैलाब बिना किसी आवाज के बह रहा था। कल दोपहर से लेकर अब तक उसने पानी की एक बूंद भी अपने गले से नीचे नहीं उतारी थी, जिसके कारण उसका पूरा गला अंदर से सूख चुका था और उसके होठों पर सूखी पपड़ी जम गई थी। उसकी दोनों कलाइयों पर पड़े वो गहरे हथकड़ी के नीले काले निशान और माथे की खरोच अभी भी रह रहकर एक असहनीय जलन पैदा कर रही थी। लेकिन रावी को इस शारीरिक दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। उसके दिमाग में बार बार डॉक्टर मेहता की वो कड़वे और खौफनाक शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। राकेश जी गहरे कोमा में चले गए हैं। वे बिना लाइफ सपोर्ट के एक सेकेंड भी सांस नहीं ले सकते। उनके इस एडवांस न्यूरो इलाज के लिए हर महीने करोड़ों रुपयों के खर्च और एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रसूख की जरूरत होगी। करोड़ों रुपए! एक मिडिल क्लास इवेंट कोऑर्डिनेटर के लिए यह रकम किसी दूसरे ग्रह की बात जैसी थी। रावी ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी माँ सुमन मेहरा की तरफ देखा, जो एक कोने में बैठी अंजलि को गले से लगाए सूखी आंखों से दीवार को ताक रही थी। उनके आंसू तक सूख चुके थे। रावी ने अपने दांत पीछे और अपने पापा के हाथ को चूमा। पापा, आप बस अपनी इस बेटी पर भरोसा रखिए। आपकी रावी कभी हार नहीं मानेगी। मैं उस घमंडी सुपरस्टार विक्रांत सिंह ओबरॉय की मुफ्त की भीख या ओबरॉय ट्रस्ट का एक भी एहसान अपने सिर पर नहीं लूंगी। मैं खुद मेहनत करूंगी, दिन रात एक करूंगी, लेकिन आपके इस इलाज का एक एक रुपया अपनी ईमानदारी की कमाई से लेकर आऊंगी। रावी बहुत ही मुश्किल से खड़ी हुई। कमजोरी के मारे उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपनी फटी हुई कपड़े को अपनी कमर में दोबारा मजबूती से बांधा और कमरे से बाहर निकल आई। गलियारे में समीर खड़ा था। उसकी आंखों में रावी के लिए एक गहरा सम्मान और सहानुभूति थी। मिस रावी, बड़े साहब ने कहा है कि अस्पताल के सारे पेपर्स और एडवांस विलिंग ओबरॉय ट्रस्ट ने। समीर ने आगे बढ़कर बहुत ही शालीनता से कहना चाहा, समीर सर प्लीज। रावी ने हाथ उठाकर समीर को बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश और जिद थी। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने जो कुछ भी किया है मैं उसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं ओबरॉय खानदान के उस दूसरे हिस्से, उस अंधे और बदतमीज इंसान विक्रांत ओबराय का कोई भी अप्रत्यक्ष एहसान अपने परिवार पर नहीं चाहती। अस्पताल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कह दीजिए कि ओबराय ट्रस्ट की तरफ से जो भी एडवांस जमा हुआ है उसे एक लोन के रूप में दर्ज किया जाए। मैं बहुत जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी और पाई पाई करके वो पूरा कर्ज चुका दूंगी। मुझे इस वक्त सिर्फ अपने पापा के लिए कुछ जरूरी दवाइयाँ लानी है। मैं बाहर जा रही हूँ। रावी बिना समीर के जवाब का इंतजार किए अपने छोटे से पुराने बैग को थामे हुए बहुत ही भारी और थके कदमों से अस्पताल के मुख्य निकास द्वार की तरफ बढ़ गई। उसके पैर नंगे थे। फर्श की ठंडक उसके बदन में सिरहन पैदा कर रही थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान इस वक्त एक ढाल बनकर उसे सीधा रखे हुआ था। हॉस्पिटल के मुख्य एड्रेस के बाहर की चौड़ी सड़क पर सुबह की पहली धुंधली धूप के बीच विक्रांत सिंह ओबरॉय की ब्लैक फरारी कार खड़ी थी। विक्रांत कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील्स पर अपने दोनों हाथ रखे बहुत ही खामोशी से बैठा हुआ था। उसकी गहरी भूरी आंखें लगातार अस्पताल की गेट पर टिकी हुई थी। जैसे ही उसने रावी को नंगे पैर बदहाल हालत में अपने आत्मसम्मान को समेटकर बाहर आते देखा, विक्रांत के दिल के अंदर एक ऐसी भयंकर तड़प और ग्लानि उठी जिसने उसकी पूरे सुपरस्टार वाले वजूद को भीतर तक हिलाकर रख दिया। वह चाहता तो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर सीधे रावी के सामने जा सकता था, उसकी झोली में करोड़ों रुपए डाल सकता था और उसे दुनिया के सबसे आलीशान ऐसो आराम दे सकता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी। रावी की आंखों में उसके लिए जो नफरत और तिरस्कार था, वह विक्रांत के असीम घमंड पर सबसे बड़ा और करारा तमाचा था। विक्रांत को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पैसे की ताकत से खरीदा नहीं जा सकता। उसने झटके से अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया और बहुत ही धीमी रफ्तार से रावी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली। वह सीधे रावी के सामने नहीं जा सकता था, लेकिन वह उसे इस हालत में मुंबई की सड़कों पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। वह उसका एक अदृश्य छुपा हुआ साया बनकर उसके पीछे चलने लगा ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। रावी सबसे पहले पास की एक बड़ी सरकारी मेडिकल स्टोर पर पहुंची। उसके पर्स में कुल मिलाकर सिर्फ 3,000 रुपये बचे हुए थे, जो उसकी पिछली सेविंग्स थी। उसने काउंटर पर बने फार्मासिस्ट को
डॉक्टर का पर्चा थमाया। भाई साहब प्लीज़ ये दवाइयाँ जल्दी से दे दीजिए, मेरे पापा आईसीयू में हैं, रावी ने हाँफते हुए कहा। फार्मासिस्ट ने पर्चे को देखा, कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और बहुत ही रूखे लहजे में कहा, मैडम इसमें जो पहली 2 दवाइयाँ हैं वे स्पेशल कोमा केयर इंजेक्शन हैं, वे बहुत महंगी हैं। कुल मिलाकर बिल 35,000 रुपये का बन रहा है। बताइए दवाइयाँ निकालो या सिर्फ नॉर्मल वाली दूँ? 35,000 रुपये? रावी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके पास सिर्फ 3,000 रुपये थे। उसने अपने पर्स को देखा, फिर फार्मासिस्ट के सामने अपने दोनों जख्मी हाथ जोड़ दिए। भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे पापा बहुत क्रिटिकल हैं, मैं इस वक्त सिर्फ 3,000 रुपये जमा कर सकती हूँ, बाकी के पैसे मैं कल सुबह होते ही कहीं से भी लाकर आपको दे दूँगी। प्लीज़ मेरे पापा की जान का सवाल है। मैडम यह कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं है, सरकारी दुकान है, यहाँ बिना पूरे पैसे के एक गोली भी बाहर नहीं जाती। पैसे लेकर आइए फिर दवाइयाँ मिलेंगी। पैसे पीछे लाइन लगी है, साइड हो जाइए। फार्मासिस्ट ने पर्चे को झटके से रावी की तरफ वापस फेंक दिया। रावी का दिल टूटकर बिखर गया। वह पर्चे को थामे हुए दुकान के कोने में खड़ी होकर रोने लगी। उसकी बेबसी इस वक्त अपने चरम पर थी। वह नहीं जानती थी कि दुकान के बाहर एक ब्लैक सन ग्लासेस पहने हुडी से अपना चेहरा छिपाए एक लंबा शख्स खड़ा था। वह विक्रांत था। विक्रांत ने जैसे ही रावी को रोते देखा, उसने तुरंत समीर को फ़ोन लगाया। समीर, तुरंत उस मेडिकल स्टोर के ऑनर को कॉल करो, उससे कहो कि रावी मेहरा जो भी दवाइयाँ मांगे उसे अब बिना एक पैसा लिए तुरंत वीआईपी कोटे से दे दी जाए। और उससे ये भी कहना कि अगर उसने रावी के सामने मेरा या ओबराय खानदान का नाम लिया तो मैं उसकी पूरी चैन को इस शहर से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। सारा बिल सीधे मेरे पर्सनल क्रेडिट कार्ड पर चार्ज होना चाहिए, जल्दी करो। विक्रांत ने बहुत ही धीमी लेकिन बेहद कड़क आवाज में फोन पर निर्देश दिए। 2 मिनट के अंदर मेडिकल स्टोर के अंदर रखें। इंटरकॉम फोन की घंटी बजी। फार्मासिस्ट ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से अपने मालिक की आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह तुरंत काउंटर से बाहर आया और रावी के पास पहुंचा। मैडम आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल हमारे सिस्टम में एक नया ऑफर फ्लैश हुआ है। आपके पिताजी की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके तहत ये दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से मुफ्त कैटेगरी में आती है। आपका ये 3,000 रुपया भी वापस रख लीजिए और ये रही आपके पापा की सारी दवाइयाँ और इंजेक्शंस। उसने बहुत ही सम्मान के साथ एक बड़ा सा बैग रावी के हाथ में थमा दिया। रावी हैरान रह गई। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और दवाइयों का बैग लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। वह पूरी तरह बेखबर थी कि इस चमत्कार के पीछे ओबराय मैंसन का वो सुपरस्टार था जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। अगले 3 दिनों तक रावी की जिंदगी किसी अग्नि परीक्षा जैसी बन चुकी थी। राकेश जी की हालत स्थिर थी लेकिन वे अभी भी कोमा में थे। अस्पताल का खर्च तो किसी तरह मैनेज हो रहा था, लेकिन रावी जानती थी कि वह लंबे समय तक इस तरह नहीं बैठ सकती। उसे अपने परिवार को पालने, घर का लोन चुकाने और पापा के आगे के इलाज के लिए एक नई नौकरी की सख्त जरूरत थी। वह अपनी पुरानी इवेंट इंडस्ट्री की डायरी लेकर मुंबई की अलग अलग छोटी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के चक्कर काटने लगी। लेकिन विक्रांत सिंह ओबराय का खौफ इस इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा था कि कोई भी कंपनी रावी का नाम सुनते ही डर के मारे अपने हाथ पीछे खींच लेता था। मिस रावी, हम जानते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन हम मिस्टर विक्रांत ओबराय से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। उन्होंने आपको ब्लैकलिस्ट करने का ऑर्डर दिया है। अगर हमने आपको जॉब पर रखा तो हमारी कंपनी को इस इंडस्ट्रीज में कोई काम नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। एक बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर ने रावी के सामने हाथ जोड़ते हुए साफ मना कर दिया। रावी एक के बाद एक कम से कम 10 कंपनियों के दफ्तरों से धक्के खाकर बाहर आई। हर जगह उसे सिर्फ अपमान, तिरस्कार और विक्रांत के नाम की धमकी ही मिली। उसका मिडिल क्लास स्वाभिमान इस वक्त बुरी तरह लहूलुहान हो रहा था। वह दोपहर की चिलमिलाती धूप में मुंबई की सड़कों पर भूखी प्यासी भटक रही थी। उसके पैर पूरी तरह सूज चुके थे। वह थककर एक लोकल बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गई और अपने चेहरे के पसीने को पोंछने लगी। तभी सड़क से दूसरी तरफ एक ब्लैक विंडशील्ड वाली कार खड़ी थी जिसके अंदर बैठा विक्रांत लगातार रावी के संघर्ष को देख रहा था। विक्रांत का दिल इस वक्त पूरी तरह से फट रहा था। उसे अपनी उस पुरानी कड़वाहट पर इतना पछतावा हो रहा था कि वह खुद को सजा देना चाहता था। उसने देखा कि रावी बिना किसी गलती के सिर्फ उसके एक पुराने ऑर्डर्स के कारण इस तरह सड़क पर भटक रही थी। उसने तुरंत अपने फ़ोन से समीर को कॉल मिलाया। समीर, मुझसे रावी का यह अपमान और यह लाचारी अब और ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। उसने
आज कम से कम 10 कंपनियों में इंटरव्यू दिया और हर किसी ने उसे मेरे डर की वजह से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तुम इसी वक्त मूनलाइट इवेंट्स के मालिक मिस्टर मल्होत्रा को कॉल करो। वह हमारी हमारी ही एक सब कंपनी है। उनसे कहो कि वे खुद रावी को फ़ोन करें और उसे अपनी कंपनी में चीफ मैनेजर की पोस्ट ऑफर करें। सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए महीना होनी चाहिए और मल्होत्रा से कह देना कि रावी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि इस कंपनी के पीछे ओबरॉय एम्पायर का पैसा लगा है। उसे लगना चाहिए कि यह नौकरी उसे उसकी अपनी काबिलियत के दम पर मिली है। सारा फंड मैं बैकडोर से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जी सर, मैं अभी मल्होत्रा से बात करके मिस रावी को ऑफिशियली कॉल करवाता हूँ, समीर ने जवाब दिया। बस स्टॉप पर बैठी रावी अपनी आंखों के आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसके पुराने फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। रावी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाया। हेलो मिस रावी मेहरा, नमस्ते। मैं मूनलाइट इवेंट से मिस्टर मल्होत्रा बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी को इस वक्त एक बेहद तजुर्बेकार और जाबाज चीफ मैनेजर की ज़रूरत है। हमने कल रात के कॉन्सर्ट में आपकी सूझबूझ और सिक्योरिटी मैनेजमेंट को देखा था और हमारी पूरी टीम आपकी काबिलियत से बहुत प्रभावित है। क्या आप कल सुबह से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं? हम आपको 1 लाख रुपए महीना सैलरी और मेडिकल अलाउंस ऑफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से बहुत ही सम्मानजनक आवाज़ आई। 1 लाख रुपए महीना! रावी की आंखें खुली, खुशी के मारे फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि उसकी लगातार की गई दुआएं आज भगवान ने सुन ली है। उसकी बेबसी के इस अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण चमक उठी। जी 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 सर, मैं कल सुबह ठीक 9 बजे आपके दफ्तर पहुंच जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, रावी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही उत्साह के साथ कहा। फ़ोन काटने के बाद वह खुशी के मारे रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसने अपने स्वाभिमान की इस जंग में विक्रांत सिंह ओबरॉय के उस घमंड को हरा दिया था। वह नहीं जानती थी कि उसकी इस जीत के पीछे सड़क के उस पार खड़ी कार के अंदर बैठा घमंडी सुपरस्टार अपनी आंखों में आंसू के साथ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तब वो अदृश्य साया था जो उसे कभी गिरने नहीं देना चाहता था, भले ही उसके लिए उसे खुद अपनी पूरी दौलत छुपा कर क्यों ना गंवानी पड़े। मूनलाइट इवेंट्स के आलीशान और आधुनिक दफ्तर के मुख्य कैबिन में बैठी रावी मेहरा इस वक्त कांच की बड़ी मेज पर फैले दर्जनों डिजाइन्स, बजट शीट्स और वेंडर लिस्ट को बहुत ही बारीक नज़रों से देख रही थी। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। आज इस नई कंपनी में उसका पहला दिन था। उसने एक बेहद सादा लेकिन सलीकेदार सूती सूट पहना था। उसके बाल पीछे सलीके से बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक सादगी चमक रही थी। हालांकि उसके दोनों हाथों की कलाइयों पर अभी भी ओबरॉय मेंशन की उस खौफनाक रात की हथकड़ी के गहरे नीले काले निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो रह रहकर उसकी त्वचा में एक मीठी सी टीस पैदा कर रहे थे। मैडम, ये हमारे इस महीने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ग्लोबल फॉल फैशन वीक। पूरे एशिया की सबसे बड़े डिजाइनर्स और इंटरनेशनल मॉडल्स इस शो का हिस्सा बनने मुंबई आ रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा ने इस पूरे शो के ग्राउंड मैनेजमेंट और बैक स्टेज सुरक्षा की कमान सीधे आपके हाथों में सौंपी है। रावी के कैबिन में खड़े जूनियर कोऑर्डिनेटर नितिन ने एक भारी फाइल टेबल पर रखते हुए बहुत ही सम्मान के साथ कहा। रावी ने फाइल को अपने हाथ में लिया। पन्ने पलटते ही उसकी आंखें चमक उठी। यह वही काम था जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, जहां उसकी सूझबूझ और लीडरशिप का कोई मुकाबला नहीं था। उसने नितिन की तरफ देखा और एक दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, नितिन, मिस्टर मल्होत्रा से कह दो कि अगर मूनलाइट इवेंट्स ने मुझ पर भरोसा जताया है तो यह शो इस इंडस्ट्रीज़ का सबसे परफेक्ट और ऐतिहासिक शो होगा। तुम तुरंत वेंडर्स की मीटिंग बुलाओ और लाइट साउंड के हेड को मेरे कैबिन में भेजो। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। जी मैडम, अभी करता हूँ। नितिन मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, रावी ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी कलाई के उस नीले निशान को धीरे से सहलाया और खुद से बुदबुदाई, देखो मिस्टर विक्रांत सिंह ओबरॉय, आपने खुद अपनी असीम ताकत और घमंड के दम पर मुझे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दिया था। आपको लगता था कि आप एक मिडिल क्लास लड़की को सड़क पर लाकर उसके स्वाभिमान का तमाशा देखेंगे, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज मैं आपकी किसी भी भीख या एहसान के बिना अपनी काबिलियत के दम पर इस मुकाम पर खड़ी हूँ। मैं साबित करके रहूँगी कि ईमानदारी की कमाई कभी किसी रसूखदार के पैरों तले
पहले कुचली नहीं जा सकती। रावी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दफ्तर की खिड़की से बाहर वह मुंबई की ऊंचे इमारतों को देख रही थी, उसी दफ्तर के ठीक बाहर सड़क के उस पार एक पेड़ की छांव में एक चमचमाती ब्लैक विंडशील्ड वाली कार खड़ी थी। कार के अंदर विक्रांत सिंह ओबरॉय ब्लैक सन ग्लासेस पहने अपनी सीट को पीछे की तरफ झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी गहरी भूली आंखें लगातार रावी के कैबिन की कांच की खिड़की पर टिकी हुई थी। विक्रांत के दिल के अंदर इस वक्त ग्लानि, पछतावे और एक अजीब से सुकून का मिला जुला तूफान चल रहा था। जब उसने देखा कि रावी के चेहरे पर वह पुरानी निडरता और काम को लेकर वही जुनून वापस लौट आया है, तो उसके होठों पर एक बहुत ही मध्यम और सच्ची मुस्कान आ गई। वह जानता था कि रावी उससे बेइंतहा नफरत करती है, और अगर उसे पता चला कि मूनलाइट्स इवेंट्स के पीछे छुपा हुआ असली इन्वेस्टर खुद विक्रांत ओबराय है, तो वह इसी वक्त इस नौकरी को लात मार कर चली जाएगी। इसलिए वह उसका एक अदृश्य साया, एक बेनाम फरिश्ता बनकर उसके पीछे पीछे घूम रहा था, ताकि अपनी पुरानी गलतियों का कफन अपने हाथों से सिल सके। उसने अपना फ़ोन उठाया और समीर को कॉल मिलाया, जो इस वक्त अस्पताल में रावी के पापा के वार्ड के बाहर तैनात था। समीर, अस्पताल की क्या अपडेट है? राकेश जी की कंडीशन कैसी है? विक्रांत ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज़ में पूछा। सर, राकेश जी की हालत पूरी तरह से स्थिर है। वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। अमेरिका के डॉक्टर क्लार्क अपनी टीम के साथ आज रात तक मुंबई लैंड कर रहे हैं। उनकी सारी वीआईपी व्यवस्थाएं हो चुकी है। और हाँ सर, अस्पताल का सारा खर्चा आपके पर्सनल सीक्रेट अकाउंट से ही कट रहा है। मिस रावी या उनकी माँ को यही लग रहा है कि यह ओबराय ट्रस्ट का पुराना कॉन्ट्रैक्ट्स है। समीर ने फ़ोन पर बहुत ही वफादारी के साथ पूरी रिपोर्ट दी। गुड। और सुनो समीर, मूनलाइट इवेंट्स में आज रावी का पहला दिन है। मल्होत्रा ने उसे ग्लोबल फॉल फैशन वीक का मेन प्रोजेक्ट सौंपा है। मुझे अंदर से खबर मिली है कि मेंशन से बेदखल और नज़रबंद होने के बावजूद कामिनी जी के कुछ पुराने वफादार गुर्गे अभी भी बाहर एक्टिव हैं। वे रावी को इस प्रोजेक्ट में फेल करने के लिए कोई ना कोई गंदी चाल जरूर चलेंगे। तुम मूनलाइट के सुरक्षा घेरे पर अपनी पैनी नज़र रखो। रावी पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। विक्रांत ने ठंडे और सख्त लहजे में आदेश दिया। जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, समीर ने कहा और फोन कट गया। विक्रांत ने फोन को साइड सीट पर रखा, अपनी हुडी की कैप को थोड़ा और नीचे खींचा और दोबारा रावी के कैबिन की तरफ देखने लगा। इधर ओबरॉय मेंशन के पिछले हिस्से में उसे उस पुराने सीलन भरे सर्वेंट क्वार्टर के बंद कमरे में कामनी ओबरॉय और उसका बेटा शौर्य ओबरॉय कैद थे। कमरे के बाहर दिग्विजय सिंह के 2 हथियारबंद वफादार गार्ड्स 24 घंटे बंदूकें ताने खड़े रहते थे। शौर्य फर्श पर बैठा हुआ था। उसका जबड़ा अभी भी विक्रांत की मार के कारण सूजा हुआ था और उसकी आंखों में नफरत के अंगारे सुलग रहे थे। मॉम, हम कब तक इस चूहेदानी में बंद रहेंगे? भाई ने हमें हमारे ही घर में कैदी बना दिया है। और उधर मुझे खबर मिली है कि उस सड़क छाप रावी मेहरा को मूनलाइट इवेंट्स में चीफ मैनेजर की नौकरी मिल गई है। वह आज से अपना पहला बड़ा इंटरनेशनल शो संभाल रही है। अगर वह कामयाब हो गई तो दादाजी की नज़रों में उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। शौर्य ने गुस्से में फर्श पर हाथ मारते हुए कहा। चिल्लाना बंद करो शौर्य। जो शिकारी जाल में फंस जाता है वह चीखता नहीं है, बल्कि बाहर निकलने का दूसरा गुप्त रास्ता ढूंढता है। कामनी ने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए बहुत ही जहरीली मुस्कान के साथ कहा। वह धीरे से कमरे की उस पुरानी लकड़ी की खिड़की के पास गई, जिसके 2 बार्स उसने छुपकर ढीले कर रखे थे। उसने बाहर घास काटने का नाटक कर रहे अपने एक पुराने वफादार गुर्गे जग्गा को देखा। कामनी ने खिड़की की दरार से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज बाहर फेंक दिया और बहुत ही बारीक आवाज में कहा, जग्गा, इस पर्चे में उस फैशन शो के मुख्य वेन्यू का पूरा पता लिखा है। कल रात जब सारे मॉडल्स के महंगे इंटरनेशनल डिजाइनर्स के कपड़े वहां पहुंचेंगे, तो तुम्हें बैक स्टेज के उस मुख्य कपड़ों के रैक और स्टेज के वायरिंग सिस्टम में इस तरह आग लगानी है कि पूरा शो एक ही पल में राख का ढेर बन जाए। पूरा इल्जाम चीफ मैनेजर रावी मेहरा की लापरवाही पर आना चाहिए। मल्होत्रा उसे इसी वक्त नौकरी से धक्के मार कर बाहर निकाल देगा और विक्रांत का वो छुपा हुआ गुरूर भी मिट्टी में मिल जाएगा। जाओ, अपना काम पूरी सफाई से करना।
जगह ने चुपके से वह कागज उठाया, अपनी जेब में रखा और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए मैंसन के पिछले गेट से बाहर निकल गया। कामनी ने मुड़कर शौर्य की तरफ देखा और उसकी होठों पर एक खूंखार मुस्कान तैरने लगी। विक्रांत को लगता है कि उसने हमें नजर बंद करके ओबरॉय साम्राज्य पर अपना कब्जा पक्का कर लिया है, लेकिन वह भूल रहा है कि जब रावी का यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के सामने एक खौफनाक हादसे में बदलेगा तो मूनलाइट एम्पायर के साथ साथ ओबराय ट्रस्ट की साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। फिर देखते हैं कि विक्रांत उस लड़की को कैसे बचाता है। अगले 2 दिन रावी के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं थे। वह दिन रात एक करके फैशन शो के मुख्य वेन्यू मुंबई के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल के बैक स्टेज एरिया में खुद खड़े होकर सारा काम करवा रही थी। लाइट्स की फिक्सिंग, साउंड चेक, रैम्प की कारपेंटिंग से लेकर हर एक डिज़ाइनर के कपड़ों की कोडिंग वह खुद अपनी देख रेख में कर रही थी। भूख और प्यास के कारण उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ चुका था और उसकी कलाइयों के जख्मों पर लगी पट्टियां बार बार काम करने के दौरान ढीली हो जाती थी, लेकिन उसने एक सेकेंड के लिए भी आराम नहीं किया। मैडम, पेरिस और मिलान से आए डिजाइनर्स के सारे वीआईपी कपड़े और कीमती ड्रेसेस बैक स्टेज के मुख्य होल्डिंग रूम में सुरक्षित रख दिए गए हैं। यह करीब 5 करोड़ रुपयों के कपड़ों का स्टॉक है। हमने बाहर 2 गार्ड्स भी तैनात कर दिए हैं। नितिन ने शाम के ठीक 7 बजे रावी के पास आकर रिपोर्ट दी। रावी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, बहुत अच्छे नितिन, लेकिन हमें सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी है। कल सुबह ठीक 10 बजे शो का मुख्य उद्घाटन होना है। तुम गार्ड से कहो कि रात भर होल्डिंग रूम के बाहर ही डटे रहें। मैं खुद भी रात को एक बार फाइनल राउंड मारने आऊँगी। तुम लोग अब घर जा सकते हो, बहुत थक गए होगे। जी मैडम, थैंक यू। नितिन और बाकी का स्टाफ धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगा। पूरा विशाल हॉल अब धीरे धीरे सन्नाटे की आगोश में समा रहा था। सिर्फ स्टेज के ऊपर लगी कुछ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी, जो रैंप पर लंबे लंबे डरावने साए बना रही थी। रावी बैक स्टेज के मुख्य कंट्रोल रूम में बैठी फाइल शेड्यूलिंग सीट्स को चेक कर रही थी। तभी अचानक हॉल के पिछले हिस्से के सर्विस कॉरिडोर में एक साया बहुत ही दबे पांव दाखिल हुआ। वह साया कोई और नहीं बल्कि कामनी का गुर्गा जग्गा था। उसने अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगा रखा था और उसके हाथ में एक छोटा सा कैन था जिसमें अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल भरा हुआ था। जग्गा ने बहुत ही चालाकी से होल्डिंग रूम के बाहर बैठे दोनों गार्ड्स के चाय में पहले ही नशीली दवा मिला दी थी, जिसके कारण दोनों गार्ड्स गलियारे के कोने में गहरी नींद में सो चुके थे। जग्गा दबे पांव आगे बढ़ा। उसने होल्डिंग रूम के लोहे के दरवाजे का लॉक एक मास्टर की से खोला और अंदर घुस गया। अंदर कीमती इंटरनेशनल ड्रेसेस के बड़े बड़े रैक सजे हुए थे। जग्गा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसने कैन का ढक्कन खोला और उन कपड़ों पर और स्टेज के पीछे ठीक पीछे जा रहे हैवी वोल्टेज के बिजली के तारों के मुख्य जंक्शन बॉक्स पर वह केमिकल छिड़कना शुरू कर दिया। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और जैसे ही वह आगे लगाने के लिए आगे बढ़ा, कौन हो तुम और वहाँ अंदर क्या कर रहे हो? अचानक होल्डिंग रूम के दरवाजे पर रावी मेहरा खड़ी थी। वह फाइनल राउंड मारने के लिए बैक स्टेज की तरफ आई थी और उसने होल्डिंग रूम का दरवाजा खुला देखकर अंदर झांका। जग्गा को इस हालत में देखकर रावी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह निडर लड़की थी। उसने बिना डरे अपनी आवाज़ को बुलंद किया। जग्गा ने जैसे ही रावी को देखा, उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। लड़की, तू गलत वक्त पर गलत जगह आ गई। अब तू भी इस आग के साथ यहीं दफन होगी। जग्गा ने चिल्लाकर लाइटर को तारों के जंक्शन बॉक्स की तरफ फेंक दिया। भाग! एक भयानक आवाज के साथ जंक्शन बॉक्स से बिजली की तेज चिंगारियां छूटी और केमिकल के कारण कपड़ों के पहले रैंक ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते काले धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बारा गुब्बारा पूरे होल्डिंग रूम में फैलने लगा। रावी ने जैसे ही आग देखी, वह पागलों की तरह आगे बढ़ी और उसने जग्गा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह 5 करोड़ के कपड़े हैं। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जग्गा ने अपनी भारी ताकत का इस्तेमाल किया और रावी के जख्मी कंधों पर एक जोरदार धक्का दिया। रावी फर्श पर जा गिरी। उसकी कोहनी का घाव दोबारा दीवार से टकरा कर खुल गया और वह दर्द के मारे कराह उठी। जग्गा कमरे से बाहर भागा और उसने बाहर से होल्डिंग रूम के भारी लोहे के दरवाजे को बंद करके उस पर कुंडी चढ़ा दी। बचाओ, कोई है, दरवाजा खोलो, बाहर आग लग रही है। रावी ने दरवाजे पर पागलों की तरह अपने दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर धुआं इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि रावी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका दम घुट रहा था और आंखों से पानी बहने लगा।
आग धीरे धीरे बाकी के कपड़ों के रैक्स की तरफ बढ़ रही थी। रावी को लगा कि आज उसकी ईमानदारी की यह पहली जंग यहीं इस धुएं के अंदर हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। इसी समय हॉल के ठीक बाहर अपनी कार में बैठा विक्रांत सिंह ओबराय लगातार वॉक टॉकी और समीर के इनपुट्स को ट्रैक कर रहा था। अचानक उसकी नज़र हॉल के पिछले सर्विस एग्जिट से भागते हुए उस नकाबपोश जगह पर पड़ी। विक्रांत की छठी इंद्री ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अपनी हुडी के कैप को सिर पर डाला और चीते की रफ्तार से उस भागते हुए जगह के पीछे दौड़ लगा दी। रुको, कौन हो तुम? विक्रांत की भारी और कड़क आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी। जगह ने पीछे मुड़कर देखा कि एक लंबा और मजबूत कदकाठी का शख्स उसका पीछा कर रहा है, तो उसने अपनी गति और बढ़ा दी। वह हॉल के पिछले गोदाम के सकरे गलियारों और कबाड़ के डिब्बों के बीच से होता हुआ भागने लगा। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने एक बड़े कचरे के डिब्बे पर छलांग लगाई और सीधे जगह के ऊपर कूद गया। धाड़! दोनों पक्के कंक्रीट के फर्श पर गिरे। जग्गा ने संभल कर अपनी जेब से एक नुकीली कटर निकाला और विक्रांत के चेहरे पर वार करने की कोशिश की। विक्रांत ने फुर्ती से अपना सिर दाईं तरफ झुकाया। कटर उसकी हुडी की आस्तीन को चीरता हुआ निकल गया। विक्रांत का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था। उसने जगह की कलाई को अपनी फौलादी पकड़ में दबोचा और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि जगह के हाथ से कटर छूटकर दूर जा गिरा। विक्रांत ने जगह के कॉलर को पकड़ा और उसे दीवार से सटाते हुए उसके मुंह पर एक के बाद एक लगातार 3-4 जोरदार घूंसे जड़ दिए। सच सच बताओ, अंदर क्या करने आए हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? विक्रांत की आंखों में इस वक्त वही पुराना खूंखार शेर जाग चुका था। जग्गा का मुंह पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। उसने हाँफते हुए कहा, अंदर बैक स्टेज के होल्डिंग रूम में आग लगा दी है मैंने। वह लड़की रावी मेहरा भी अंदर ही है। वह धुएं से मर जाएगी। मुझे कामनी मैडम ने। जग्गा आगे कुछ बोल पाता उससे पहले विक्रांत का दिल यह सुनते ही बैठ गया। रावी? विक्रांत के हलक से एक ऐसी खौफनाक और डरी हुई चीख निकली जिसने पूरे गोदाम को हिलाकर रख दिया। उसने जगह को वहीं फर्श पर झटके से पटका और पागलों की तरह हॉल के अंदर की तरफ भागा। गोदाम के अंदर भागते हुए उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खत्म हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रावी का वो मासूम चेहरा घूम रहा था। उसने अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं की थी। वह बस रावी को किसी भी कीमत पर उस आग के नर्क से बाहर निकालना चाहता था। हॉल के अंदर का नज़ारा डरावना हो चुका था। बैक स्टेज एरिया से काले धुएं के मोटे मोटे बादल छत की तरफ उठ रहे थे और फायर अलार्म का सायरन पागलों की तरह बज रहा था। विक्रांत भागता हुआ कॉरिडोर को पार करके सीधे होल्डिंग रूम के दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर से रावी की बहुत ही कमजोर और घुटती हुई आवाज़ आ रही थी, बचाओ, कोई है, प्लीज़ दरवाज़ा। और फिर एक भारी खामोशी छा गई। रावी धुएं के कारण बेहोश होकर फर्श पर गिर चुकी थी। रावी, मैं आ गया हूँ रावी, आंखें मत बंद करना, विक्रांत ने चिल्ला कर कहा। उसने दरवाजे की कुंडी को झटके से खोला, लेकिन दरवाजा अंदर के हैवी वैक्यूम और गर्मी के कारण जाम हो चुका था। विक्रांत ने अपने मजबूत कंधों का इस्तेमाल किया। उसने पूरी ताकत बटोरी और अपने शरीर को उसी लोहे के दरवाजे पर दे मारा। धाड़ धाड़! दरवाजा अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, लेकिन खुला नहीं। विक्रांत के दाहिने कंधे की हड्डी में एक बहुत तेज दर्द का झटका लगा, लेकिन उसने उस दर्द की परवाह नहीं की। उसने दोबारा और भी ज़्यादा गुस्से और जुनून के साथ अपनी लात से दरवाजे के लॉक पर प्रहार किया। धाड़! क्रैक! भारी लोहे का दरवाजा एक झटके के साथ अंदर की तरफ खुल गया। अंदर का नजारा किसी भड़कती हुई भट्ठी जैसा था। 5 करोड़ के इंटरनेशनल कपड़े आग की लपटों में घिरे हुए थे और चारों तरफ घने काले धुएं का साम्राज्य था। विक्रांत ने अपनी हुडी की आस्तीन से अपना मुंह ढका और बिना डरे उस आग के अंदर छलांग लगा दी। उसकी नजरें फर्श पर पड़े दरवाजे से कुछ ही दूरी पर रावी मेहरा पूरी तरह से अचेत बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा धुएं के कारण काला पड़ चुका था और उसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही थी। विक्रांत ने बिना एक सेकंड भी गंवाए नीचे झुककर रावी को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। ठीक उसी वक्त स्टेज के ऊपर लगा एक भारी लोहे का लाइट फिक्सचर आग की लपटों के कारण टूटकर सीधे विक्रांत की पीठ की तरफ गिरने लगा। विक्रांत ने जैसे ही ऊपर देखा, उसने अपनी पूरी बॉडी को घुमा लिया ताकि वह रावी को अपने शरीर के नीचे पूरी तरह से सुरक्षित रख सके। धाड़! और जलता हुआ लोहे का भारी पिल्लर सीधे विक्रांत की पीठ और उसके दाहिने कंधे पर आकर लगा। विक्रांत के मुंह से दर्द की एक खौफनाक चीख निकली। उसकी हुडी का पिछला हिस्सा जलने लगा और उसकी पीठ की त्वचा पूरी तरह से झुलस गई, लेकिन उसके ऐसे नहीं
जानलेवा दर्द में भी विक्रांत ने अपनी बाहों की पकड़ रावी के ऊपर से ढीली नहीं होने दी। उसने अपने दांत भींचे, अपनी पूरी ताकत बटोरी और रावी को अपनी छाती से कसकर सटाए हुए उस जलते हुए होल्डिंग रूम से बाहर सुरक्षित कॉरिडोर में आया। कॉरिडोर्स की ठंडी हवा में पहुंचते ही विक्रांत ने रावी को बहुत ही नरमी से फर्श पर लेटाया। उसकी खुद की पीठ से धुआं निकल रहा था और वह दर्द के मारे हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ रावी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने कांपते हाथों से रावी के चेहरे पर जमी धूल को साफ किया। रावी रावी आंखें खोलो, प्लीज होश में आओ, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रावी ने बहुत ही मुश्किल से अपनी भारी पलकों को खोला। धुंधली आंखों से उसने सामने खड़े शख्स को देखा। चेहरे पर लगी हुडी की कैप थोड़ी पीछे खिसक चुकी थी और सुबह की रोशनी में उसे साफ साफ विक्रांत सिंह ओबराय का वो चेहरा दिखाई दे रहा था जो ग्लानि, दर्द और आंसुओं से भीगा हुआ था। रावी ने विक्रांत की पीठ से निकलते हुए धुएं और उसके चेहरे पर छाई तड़प को देखा। उसका दिमाग इस वक्त सन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो घमंडी सुपरस्टार उससे इतनी नफरत करता था, जिसने उसे जेल भेजा था, वही इंसान आज अपनी जान पर खेलकर उसे इस आग के नर्क से बाहर निकाल कर लाया था। दोनों की नजरें एक बार फिर टकराई। एक तरफ विक्रांत की आंखों में अपनी गलतियों का गहरा पछतावा और रावी को बचाने का सुकून था, तो दूसरी तरफ रावी की आंखों में एक बहुत बड़ा सस्पेंस, उलझन और नफरत व एहसान के बीच एक नई जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। तभी बाहर फायर ब्रिगेड और समीर की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।